गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा रनिंग टॉपिक क्या है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, डेली डेली बताने का कोई मतलब नहीं है, पता चला दिमाग में छप गए सारे। ठीक है, छपने चाहिए वैसे। तो देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, यही था ना। रिडक्शन ऑफ एस्टर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एस्टर भी एसिड की तरह रिड्यूस होते हैं, जैसे एसिड रिडक्शन के बाद आपको अल्कोहल देते हैं। देखो टॉपिक क्या था, रिडक्शन ऑफ एस्टर, यही था ना। तो आपको क्या कहा था कि जैसे एसिड आफ्टर रिडक्शन पहले देते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल भी कौन सा, कभी भी कीटोन नहीं बनेगा, हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा रिडक्शन से। ठीक है, फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन से तो हमें नो डाउट अच्छे से पता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है भाई। ठीक है, ओके। एसिड की रिडक्शन से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, और ऐसे ही एस्टर की रिडक्शन से भी यही चीज़ होती है और अल्कोहल बनता है। बट कंडीशन कि हमें कोई प्रबल अपचायक लेना होगा, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तभी वो एसिड से अल्कोहल या एस्टर से अल्कोहल बनाएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया है तो वो डायरेक्ट अल्कोहल में नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा कार्बोनिल में। ठीक है ना। तो अगर मुझे एस्टर से कार्बोनिल ही चाहिए तो मैंने क्या कहा था, एलेन ले लो। एलेन डाइबेल एक टाइप का एलेन ही होता है जी। ठीक है, अगर मुझे चाहिए एस्टर से, मुझे क्या चाहिए, एस्टर से मुझे अल्कोहल चाहिए, तो इसके लिए मुझे रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा जी, LiAlH4, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्राइड आयन एंड लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से और इसके पास 4 हाइड्राइड आयन होने की वजह से ये अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये एस्टर से अल्कोहल बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो LiAlH4 का एक ड्रॉबैक क्या होता है कि ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से जो अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं एसिड या एस्टर के अलावा उनका भी रिडक्शन कर देता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं हुआ ना। जैसे अगर मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ले लिया, मुझे उसका रिडक्शन करवाना है, तो अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड का नहीं करेगा, वो कर देगा उसका भी। ठीक है ना, वो डबल बॉन्ड का भी कर देगा। लेकिन अगर मैंने लिया है एलेन, तो एलेन क्या करते हैं, एलेन थोड़ी ना कर देते हैं भाई डबल बॉन्ड का, वो नहीं करते हैं, वो सिर्फ एस्टर का करते हैं। अगर 1 मोल लिया है तो एस्टर से पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, अगर 2 मोल आपने एलेन्स यूज किए हैं तो फिर एल्डिहाइड से भी आगे अल्कोहल बन जाता है। ये चीज़ होती है ना। तो डाइबेल भी एक टाइप का एलेन था। फिर हमने लैक्टोन की रिएक्शन करवाई थी। लैक्टोन की रिएक्शन में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जब रिडक्शन होता है डबल बॉन्ड CO बॉन्ड का, तो आपको मिलते हैं हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल बना था ना। हेमी एसीटेल क्यों कहा था, क्योंकि जो ये वाला बॉन्ड था यहाँ एक H था और एक OH, अगर एक OH हो तो हेमी लगाना होता है, और अगर दूसरा H हो तो एसीटेल लगाना होता है। ठीक है, अगर यहाँ CH3 होता तो हेमिकीटेल हो जाता। बताया था ना, ऐसे लास्ट में जाते जाते ये सब बताया था आपको। ठीक है ना। तो हेमी एसीटेल बनता है जब हम लैक्टोन का रिडक्शन करते हैं, किससे, डाइबेल H से। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो क्या देखो, कुछ भी देख लो। देखो क्या देखना है, कार्बोहाइड्रेट का बताना था मुझे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से का मुझे रिडक्शन करना था डाइबेल H से। ओके, देखो ये मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है। ओके है, ठीक है।
क्या करना है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, इसका करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन किससे करेंगे, डाइबेल से। डाइबेल क्या करता है भाई, जो भी कार्बोनिल है उसका भी रिडक्शन करता है ना। कार्बोनिल का रिडक्शन किस में कर देगा, अल्कोहल में कर देगा। यहाँ CO है मतलब कीटोन होगा, ये चीज़ है जी। ओके, रिडक्शन करवा दो। जब ये रिडक्शन करेगा तो OH के आने की दो पॉसिबिलिटी है, OH के आने की दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है कि या तो ये राइट से आए या ये लेफ्ट से आए, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। OH जरूरी थोड़ी इधर ही जाएगा, OH जरूरी नहीं है ना कि इधर ही जाए। OH लेफ्ट में भी तो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है जी, आ सकता है। ये बनेगा, बन गया, बन गया। अब क्या करना है, अब अगर मैं टोटोमराइजेशन करवा दूँ, अगर मैं टोटोमराइजेशन करवा दूँ तो क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करते हैं, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ OH आ जाता है, ये चीज़ होती है। कुछ ऐसे होता है ना, CHO OH H OH OH CH2 OH H H OH H, यही तो होता है भाई। टोटोमराइजेशन से अल्कोहल से क्या बन गया है, कीटोन बन गया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कि ये कार्बन एनोमेरिक होता है, तो बिल्कुल एनोमेरिक कार्बन है ये। और जब हम ये कहते हैं कि एनोमर क्या होते हैं, तो एनोमर की डेफिनेशन भी यही होती है कि जब एनोमेरिक कार्बन के स्टीरियो में डिफरेंस हो तो वो दोनों कंपाउंड आपस में एनोमर होते हैं। मतलब इसमें देखो हर किरेल सेंटर की स्टीरियो सेम है, इन दोनों में OH और H की जो पोजीशन है वो सेम है ना, तो दोनों का स्टीरियो सेम आने वाला है इन किरेल सेंटर्स पे, ठीक है ना। ये भी किरेल ही है। इन सब पे जब आप स्टीरियो चेक करेंगे ना तो सबका सेम आएगा, लेकिन इसका सेम नहीं आएगा, इसका सेम नहीं आएगा। ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है ना। तो जब इन दोनों कंपाउंड को आप देखोगे, देखो जब OH राइट में हो तो ये फॉर्म होती है अल्फ़ा, और जब लेफ्ट में हो तो ये होती है बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा। तो जब ग्लूकोज के हम अल्फ़ा और बीटा आइसोमर्स को देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं जी, इसके जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसमें एक बार तो OH राइट में है, एक बार OH लेफ्ट में है। मतलब बाकी सारे कार्बन सेंटर की स्टीरियो सेम है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर स्टीरियो चेंज है। इसलिए अल्फ़ा और बीटा आइसोमर जो होते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के, वो आपस में क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। मतलब इन दोनों में रिलेशन अगर आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एनोमर है, ठीक है। क्या एनोमर डायस्टीरियोमर है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता क्या एनोमर डायस्टीरियोमर है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ एनोमर डायस्टीरियोमर है। क्यों, डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन याद करेंगे कि जब किसी कंपाउंड में किसी एक किरेल सेंटर को छोड़ के बाकी सब किरेल सेंटर की स्टीरियो सेम रहे, सिर्फ एक पे चेंज आए, तो सिर्फ एक पे चेंज आ रहा है ना दोनों में, बाकी सबकी तो सेम है, तो हाँ एनोमर डायस्टीरियोमर होते हैं, एनोमर ही डायस्टीरियोमर होते हैं। लेकिन क्या डायस्टीरियोमर एनोमर होते हैं, एनोमर डायस्टीरियोमर है, बिल्कुल सही है, लेकिन डायस्टीरियोमर हमेशा एनोमर होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए जैसे मेरे पास ये दो कंपाउंड है OH OH, दो किरेल सेंटर है भाई, दोनों की स्टीरियो आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ये भी मेरे पास कोई दो कंपाउंड है जी, ये लो, फिर से मैंने दो कंपाउंड बना दिए। क्या ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है,
क्या ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है? जब आपने स्टीरियो चेक की होगी इस कार्बन की तो 1 2 3 1 2 3 और ये 4, तो आंसर क्या आना चाहिए था भाई? एस आना चाहिए था। ऐसे आपने जब इसकी निकाली होगी तो इसकी भी एस ही आई होगी भाई, क्योंकि सेम है, अरेंजमेंट भी सेम है एटम्स का, ठीक है। लेकिन जब आपने इसकी निकाली होगी तो क्या आया होगा? एस का आर हो गया होगा, और जब यहाँ निकाली होगी तो यहाँ आर का एस हो गया होगा। ये चीज़ हुई होगी ना। तो ये दोनों देखो, इनमें एक ही रेडियल सेंटर की स्टीरियो सेम है, सिर्फ एक ही रेडियल सेंटर में चेंज आ रहा है, यहाँ और यहाँ एक का आर है और एक का एस है, लेकिन इन दोनों का तो सेम ही आ रहा है। तो ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर हैं। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक कार्बल सेंटर पर स्टीरियो चेंज हो, बाकी सब कार्बल सेंटर की स्टीरियो सेम हो, सिर्फ एक ही रेडियल सेंटर की स्टीरियो में चेंज अगर आ रहा है तो वो कंपाउंड डायस्टीरियोमर है। यहाँ इसके स्टीरियो में चेंज आ रहा है ना, दोनों में, इसमें नहीं आ रहा, चाहे आगे कहीं भी नहीं आए बट कहीं तो आ रहा है, इसलिए डायस्टीरियोमर है। लेकिन मैं इसे एनोमर नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जो स्टीरियो है वो किसी एनोमेरिक कार्बन की थोड़ी है। एनोमेरिक कार्बन तो ये है CHO वाला, तो यहाँ थोड़ी ना स्टीरियो में कोई चेंज हो रहा है। तो ये डायस्टीरियोमर तो है लेकिन एनोमर नहीं है। ये डायस्टीरियोमर तो है लेकिन एनोमर नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनोमर हमेशा डायस्टीरियोमर होते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी एक रेडियल सेंटर पर स्टीरियो चेंज होती है। अब ये जो नहीं वो एनोमर है, क्या है? डायस्टीरियोमर में थोड़ी ना ऐसा होता है कि एनोमेरिक होना चाहिए, नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। तो ये डायस्टीरियोमर है, लेकिन सभी डायस्टीरियोमर एनोमर हो ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। समझ गए ना? उस दिन मतलब लास्ट क्लास में जो मैं एनोमेरिक कार्बन डिस्कस कर रही थी वो क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर बात की जाती एपीमर की, एपीमर भी तो होते हैं एपीमर होते हैं, जैसे एरिथ्रोड थ्रियो होते हैं ना, वो आपस में एपीमर ही होते हैं। एरिथ्रोड थ्रियो एपीमर ही होते हैं। देखो ये दोनों आपस में क्या है, इसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड थे तो ये तो थ्रियो था, सेम ग्रुप सेम साइड थे तो ये एरिथ्रो था। देखो सेम ग्रुप OH, यहाँ डिफरेंट साइड थे, यहाँ सेम साइड थे, तो जो एरिथ्रोड थ्रियो होते हैं वो एपीमर होते हैं। एपीमर क्या होते हैं कि किसी भी कार्बल सेंटर के स्टीरियो में चेंज होता है, बस एक ही कार्बल सेंटर के स्टीरियो में चेंज होना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत सारे में हो रहा है। जैसे ग्लूकोज के जो एपीमर होते हैं ना, जैसे वो होते हैं ना गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये सारे एपीमर ही तो होते हैं भाई, ग्लूकोज के होते हैं ना, ग्लूकोज के एपीमर ही तो ये सब है ना, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूलोज, तो ये सब एपीमर क्यों है? क्योंकि इनके जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इनमें सिर्फ एक कार्बल सेंटर की स्टीरियो चेंज होती है, या तो C2 कार्बल सेंटर या C3 कार्बल सेंटर या C4 कार्बल सेंटर, इसलिए ये सारे आपस में एपीमर होते हैं। इनमें भी क्या होता है, सिर्फ एक कार्बल सेंटर पर स्टीरियो चेंज होती है, बाकी सबकी सेम होती है, इसलिए एपीमर भी हमेशा क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर होते हैं। एपीमर हमेशा डायस्टीरियोमर होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर हमेशा एपीमर नहीं होते, क्योंकि वो एनोमर भी होते हैं। समझ गए होंगे ना कि एपीमर हमेशा डायस्टीरियोमर होते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं भाई, एक कार्बन सेंटर की स्टीरियो चेंज, बाकी सबकी सेम, इसलिए एपीमर भी डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन सभी डायस्टीरियोमर एपीमर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एनोमर भी हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे हैं तो हमारे किसी काम का ये था ही नहीं, ये मैंने सिर्फ आपके बेसिक के लिए बताया है, एनोमेरिक कार्बन का जिक्र हुआ था इसलिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो रिडक्शन ऑफ एस्टर्स है वो कंप्लीट है, एसिड डेरिवेटिव में एसिड का और एस्टर का कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का एक फेमस रिडक्शन होता है, आपको नाम याद हो तो। क्या होता है? एक फेमस रिडक्शन होता है रोज़ेनमुंड रिडक्शन। 12th में पढ़ा करते थे। देखो मुझे तो सबसे ज़्यादा 12th की चीज़ें याद है, उसके बाद MSc में ठीक ठाक पढ़ाई की थी, लेकिन 12th का तो मान लो अगर कोई चीज़ 12th में आई हो और माइंड में नहीं हो ही नहीं सकता। 12th में आया हुआ है रोज़ेनमुंड, ठीक है, रोज़ेनमुंड रिडक्शन। अब रोज़ेनमुंड रिडक्शन भाई नाम लेते ही आपके माइंड में चीज़ें आ जानी चाहिए। अब देखो एसिड हैलाइड है, एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये चीज़ तो कंफर्म मान के चलो एसिड से अल्कोहल बना था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एसिड हैलाइड से भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। समझ रहे हो ना, एसिड हैलाइड से अल्कोहल बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं बने मतलब बन भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड ऑन कंडीशन कि हम कौन सा रिएजेंट काम में ले रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो रिडक्शन है एसिड हैलाइड में वो है रोज़ेनमुंड रिडक्शन। अब रोज़ेनमुंड रिडक्शन होता क्या है, क्या करते हैं हम 12th में, देखो हम ऐसे पढ़ते थे, जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाई जाती है, जाइलिन सॉल्वेंट होता है। जाइलिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। जाइलिन क्या होता है, ये होते हैं ना ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ठीक है ना। तो जो जाइलिन है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, इसलिए एप्रोटिक सॉल्वेंट हम काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। जाइलिन, जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। ये बहुत अच्छी रिएक्शन हम पढ़ा करते थे 12th में। 12th में रिएक्शन आप लोग पढ़ा करते थे, अगर नहीं याद है तो पीजी में पढ़ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या पढ़ते थे कि पैलेडियम जो होती है वो एक पॉइजनस मेटल होती है। पैलेडियम होती है वो एक पॉइजनस मेटल होती है, इसलिए मोर रिएक्टिव भी होती है। ये पॉइजनस मेटल है और इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसकी पॉइजनस इफेक्ट को कम करने के लिए हमें इसकी रिएक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैलेडियम के साथ जो बेरियम सल्फेट यूज़ किया जाता है, जो बेरियम सल्फेट यूज़ किया जाता है, उस बेरियम सल्फेट का काम यहाँ यही है कि ये पैलेडियम की जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करने का काम कौन करता है, यहाँ बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, वर्डिंग को देखो, वर्डिंग जो है बोल रही हूँ कि रिएक्टिविटी को कम करता है। अब रिएक्टिविटी कम हो गई है पैलेडियम की, तो एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड तो बना देगा, लेकिन एल्डिहाइड से एल्कोहल नहीं बना पाएगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट ने पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर दिया है। समझ गए होंगे ना। पैलेडियम एक पॉइजनस मेटल होती है जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, ताकि वो पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम कर दे और आगे रिएक्शन प्रोसीड ना हो। रिएक्शन कहाँ तक रुक जाए, एल्डिहाइड तक ही रुक जाए, हमें अल्कोहल ना मिले, नहीं मिलता ना फिर। अब मैकेनिज्म देख लो, बताने की नीड नहीं है, क्योंकि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में हेट्रोजीनियस वाला, तो वहाँ पर मैकेनिज्म आया था जिसमें आप निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल में से कोई भी मेटल यूज़ कर सकते थे। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ मैं नहीं चाहती आपके माइंड में कुछ भी रहे। क्या किया था, देखो देखते ही आपके माइंड में पूरा छप जाना चाहिए वापस से। क्या होगा, सबसे पहले कैटलिस्ट है, पैलेडियम ले रहे हैं भाई, ले लो। सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या होता है, एडजॉर्प्शन, ये तो होता है, एडजॉर्प्शन करवा दो।
जब एडजॉर्प्शन आप इसका करवाओगे, ठीक है, तो क्या होगा जी, ये लो जुड़ गई H। फिर जो आपका कंपाउंड है उसका एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि जब आप एडजॉर्प्शन करवाते हो एसिड हैलाइड का, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके जुड़ती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो जुड़ती है ना, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, ये चीज़ आएगी क्या अपने पास, यहाँ 2 H तो थे ही, ये CO भी आके यहाँ पर जुड़ गया, RCOCl, यही तो था। अब तो कुछ नहीं भाई, पता है हमें, ये H यहाँ से भागता है, ये लो, जब H यहाँ से चला गया तो क्या बन गया, एक H अभी भी प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या जुड़ गया, RCl, और ये एक H यहाँ पर आ गया, यही हुआ है। दूसरा H भी भेज दो, ये लो, कैटलिस्ट तो जैसे था वैसे कि वैसे प्रेजेंट है भाई। फिर से कैटलिस्ट का तो काम ही है, ये रिएक्शन में सिर्फ रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, रिएक्शन में वैसे इसका कोई रोल नहीं होता। तो जब रिडक्शन में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है तो इसका काम क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करना, यही बना है। अब ये रेजोनेंस करके लिविंग ग्रुप को भगा देगा यहाँ से, और क्या बना देगा, RCHO, एल्डिहाइड बना देगा। समझ गए होंगे क्या क्या होता है रोज़ेनमून रिडक्शन। रोज़ेनमून रिडक्शन में जो रिएजेंट है वो आपको ध्यान रखना है बस। एसिड हैलाइड के लिए ही जनरली इसको यूज़ किया जाता है। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है और आपको मिलता है एल्डिहाइड। एग्जाम्पल है एसिड क्लोराइड है, ये रिएजेंट आपको गिवन है, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजनेशन। अच्छे से पता है भाई, बेरियम सल्फेट पैलेडियम रिएजेंट देख ही पता चल जाएगा कि ये रोज़ेनमून रिडक्शन है, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाता है, बस बना दो एल्डिहाइड, बन गया, बन गया इसका प्रोडक्ट। समझ गए होंगे क्या, समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे मुझे पता है। फर्स्ट रिडक्शन एसिड हैलाइड का कंप्लीट, रोज़ेनमून रिडक्शन कंप्लीट, ठीक है। कुछ नहीं था भाई, इजी था, मैकेनिज्म बताने की नीड भी नहीं थी, स्टिल हमने किया है ताकि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड है फ्रॉम मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का नाम लेते ही आपके दिमाग में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब आ जाते होंगे ना, आने भी चाहिए भाई, यही होते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है, हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब देखो मैं जो रिएजेंट काम में ले रही हूँ एज हाइड्राइड ट्रांसफर, वो मैं ले रही हूँ ये रिएजेंट मैंने यूज़ किया है आइसोब्यूटॉक्सी। इस रिएजेंट का नाम क्या है, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएजेंट हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या होगा, अगर मैंने ये रिएजेंट काम में लिया, ठीक है, मैंने इसका मुझे रिडक्शन करवाना है किसका, एसिड क्लोराइड का, रिएजेंट में काम में ले रही हूँ लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं LiAlH4 और लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा आएगी, दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा आएगी, दोनों में ही लिथियम मेटल है भाई, तो हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट तो यहाँ लगेगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान से सुनना, कि जो लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक टाइप का एल्कोक्सी है क्या,
एल्कोक्सी ग्रुप है क्या, एक टाइप का एल्कोक्सी ग्रुप है भाई, ठीक है। एल्कोक्सी ग्रुप का इफेक्ट क्या लगना चाहिए जी, -I इफेक्ट लगना चाहिए किसका, इस एल्कोक्सी ग्रुप का, ठीक है ना। अब हमें अच्छे से ये चीज़ पता है कि ये जो कंपाउंड है लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, यही तो होते हैं भाई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ये लो यही होते हैं। ये भी हमें अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड होते हैं, इसलिए इस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। जब तक इस पर नेगेटिव है ठीक है ना, तो अगर मुझे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है मुझे इसकी स्टेबिलिटी को कम करना पड़ेगा क्या। अगर मुझे इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ाना है तो मुझे इसकी स्टेबिलिटी को कम करना पड़ेगा क्या। अब तक मैं ये चीज़ बोलती आई हूँ इसके केस में कि नेगेटिव आते ही जो एल्युमिनियम है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है और मोर रिएक्टिव हो जाता है, अपने नेगेटिव को हटाने के लिए H- को भगा देता है, ये चीज़ बोलती आई हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा एल्युमिनियम का नेगेटिव है, कौन सा एल्युमिनियम पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। आपने पढ़ा होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, तो जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती है उनकी स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब उन पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जब उनके साथ कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है जी, बढ़ती है। तो मैं क्या कह दूँगी कि जो लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसमें 3 एल्कोक्सी ग्रुप का -I लगता है। -I एक टाइप का विड्रॉइंग पावर ही तो है, ठीक है। तो विड्रॉइंग पावर की वजह से ये जो एल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। समझ गए होंगे ना कि ये वाला रिएजेंट लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें 3 एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनका -I इफेक्ट वर्क करता है, विड्रॉइंग पावर यहाँ लगता है और विड्रॉइंग पावर किसी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ को स्टेबल बनाते हैं, तो ऑब्वियस उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में ऐसा कुछ है नहीं, H है जिसका इतना कोई इफेक्ट लगता नहीं है, तो मोर रिएक्टिव होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। या एक और चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि बल्कीनेस ज़्यादा है। लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है, बल्की ग्रुप है, बल्की रिएजेंट है। इसमें जो एल्कोक्सी ग्रुप है उनका साइज़ भी बड़ा है, देखो साइज़ बड़ा है ना, खुद टेट्राहेड्रल और साथ 3 ग्रुप है वो भी टेट्राहेड्रल, तो सोचो कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो बल्कीनेस भी इसकी रिएक्टिविटी कम करने का एक रीजन है, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी से इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो एसिड हैलाइड से सिर्फ एल्डिहाइड ही बना पाता है, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये अल्कोहल नहीं बना पाता। समझ गए होंगे ना। अगर मुझे एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो मैं या तो रोज़ेनमून रिडक्शन काम में ले सकती हूँ या मैं ये रिएजेंट काम में ले सकती हूँ, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। समझ गए होंगे ना, समझ गए, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, अब तो आने लग गया होगा मैकेनिज्म। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बार बार आए जा रहा है, उसी के अलग अलग कंपाउंड आते हैं, क्या कर लेंगे आके, काम तो वही करना है इनको। देखो अपना जो कंपाउंड है वो यही है, क्या यही है, या नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये चीज़ है।
बताती आ रही हूँ भाई, जब भी लिथियम का मैंने कोई कंपाउंड ऐसा यूज़ किया जिसमें लिथियम एक आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ कही है कि जैसे ही लिथियम को मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट मिलती है एल्यूमिनियम को छोड़ के उस मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट पे चला जाता है। आ गया लिथियम। लिथियम के आते ही अब भाई हमारे कार्बोनिल का जो -I पावर था वो बढ़ गया। ठीक है, क्या होगा, -I बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ गया और यहाँ पॉजिटिव आने की टेंडेंसी बढ़ गई तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बार बार डिस्कस करती हूँ। देखो क्या हो गया, RCHClO-, ध्यान से देखेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 टर्शरी ब्यूटॉक्सी है, 3 वैलेंसी कंप्लीट है एल्यूमिनियम की हाइड्राइड ट्रांसफ़र के बाद, मतलब एल्यूमिनियम न्यूट्रल कंपाउंड है, लुईस एसिड है। एल्यूमिनियम अब इस फॉर्म में आ गया ना, 3 बॉन्ड ही तो बना रहा है, न्यूट्रल होता है ये तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम यहाँ आके जुड़ जाता है वापस। समझ गए होंगे क्या आप? जो एल्यूमिनियम यहाँ से न्यूट्रल होके निकल रहा था उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से वो उस O- से इलेक्ट्रॉन लेके उसके पास जाके जुड़ जाता है। जुड़ गया यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो चार्ज क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना एल्यूमिनियम पे, चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब वो बॉन्ड टूटता है जो वीक हो, और मेटल का किसी भी एटम से बॉन्ड वीक ही होता है, टूट जाएगा। देखो क्या बन गया, RCOH प्लस बाहर क्या हो जाएगा जी, इसके साथ काउंटर आयन इसका लिथियम पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ लिथियम तो है ही है। ठीक है, क्या बन गया देखो, LiCl, लिथियम के साथ Cl मिलके लिथियम क्लोराइड बना लेगा, और जो एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में। समझ गए होंगे क्या किस तरह से रिएक्शन हो रही होगी। एसिड हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं भाई लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जिसमें ये जो कंपाउंड है लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें लिथियम आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो लिथियम सबसे पहले जो मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन है वहाँ जाके कलेक्ट हो जाते हैं जितने भी लिथियम है। जैसे ही जाके कलेक्ट होंगे भाई ऑक्सीजन को, पहले तो उसका विड्रॉइंग पावर लग ही रहा था ड्यू टू हाई EN, लेकिन अब जैसे ही लिथियम आएगा तो उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील होगा अपने आसपास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज से उसको स्टेबल करता ही नहीं है भाई, लेस स्टेबल बना देता है। तो स्टेबल होने के लिए उसका विड्रॉइंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो विड्रॉइंग पावर बढ़ते ही कार्बन पे जो पॉजिटिव आ रहा था वो भी बढ़ेगा और हाइड्राइड आयन आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने के बाद जो एल्यूमिनियम बाहर हो रहा है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो एक लुईस एसिड है। तो वो क्या करता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें O- साइट उसको दिख रही है, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन ले लेता है उससे और जाके बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाते ही बॉन्ड बन जाते हैं चार्ज आ जाता है नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ लिथियम रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, काउंटर आयन रहेगा वहाँ भाई। तो जैसे ही हमने बॉन्ड का, चाहे आप हाइड्रोलिसिस मान लो या फिर सिंपल बॉन्ड क्लीवेज मान लो, वो बॉन्ड टूटता है जो मोर पोलर हो। पोलैरिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ EN में डिफरेंस ज़्यादा हो। तो किसी भी मेटल का किसी एटम से जब बॉन्ड बनता है तो वो वीक ही होता है, इसलिए एल्यूमिनियम वाला बॉन्ड वीक है, वो आसानी से ब्रेक होके जो Cl लिविंग ग्रुप है उसको बाहर कर देता है, लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। समझ गए होंगे ना, सिंपल सा ही रिएक्शन है। समझ गए आप? नहीं समझे ऐसा हो ही नहीं सकता, इंटेलिजेंट क्लास है ना। सारे नोट्स सिस्टमेटिकली मैं आपको सेंड करती रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप तो इनको अच्छे से पढ़ते जाओ। जो भी रिएजेंट है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सच में कितना अच्छा मटेरियल हम पढ़ रहे हैं अभी सच में। तो आपको बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ते रहना है, ठीक है ना।
देखिए अब कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो NO2, वही रिएजेंट लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिएजेंट हमें गिवन है, ठीक है ना। ऐसे ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हैलाइड भी हमें गिवन है। रिडक्शन करना है जी, कीजिए रिडक्शन। क्या बनता है देखिए, क्या बनता है रिडक्शन के बाद वो चीज़ देखनी है। तो रिडक्शन करवाना है लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और हमें अच्छे से पता है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लेस रिएक्टिव होता है, तो ये सिर्फ एसिड हैलाइड का ही रिडक्शन कर पाएगा, NO2 का नहीं कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ भी सिर्फ एसिड हैलाइड का करेगा, डबल बॉन्ड का नहीं करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ, NO2 CHO ये चीज़ बनेगी ना, ये चीज़ तो बनेगी। आपके माइंड में ये चीज़ तो नहीं आई कि NO2 का क्यों नहीं किया, एसिड हैलाइड का ही क्यों किया। अगर आई भी है तो मत लाओ उसको, क्यों। NO2 और एसिड हैलाइड में से रिएक्टिव कौन है, एसिड हैलाइड, ठीक है ना। तो पहले उसकी रिएक्शन होगी, समझ रहे हो ना। वो ज़्यादा पोलर है भाई। NO2 क्या होता है, ये तो होता है NO2। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की EN में डिफरेंस ज़्यादा होता है या कार्बन और ऑक्सीजन की EN में, CO कार्बन ऑक्सीजन की विरुद्ध ऋणता में ज़्यादा अंतर है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो मोर पोलर वही होगा ना जिसकी EN में डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी कि कार्बोनिल एसिड हैलाइड का जो CO बॉन्ड है वो मोर पोलर है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की वो भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले रिएक्शन भी वही देगा, ठीक है ना। इसलिए रिएक्शन सिर्फ यहाँ हो रही है, और चूँकि एक ही हाइड्राइड आयन है इसलिए सिर्फ एल्डिहाइड ही बन रहा है। समझ गए होंगे क्या, समझ गए होंगे ना, समझ गए। क्या करूँ, कोई नहीं है आप सामने, खुद को ही सोचना पड़ता है, समझ गए होंगे नहीं समझे होंगे, पर आपकी क्लास से उम्मीद कर सकती हूँ समझ रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट है फ्रॉम LiAlH4, वर्ल्ड फेमस रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है कि ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एसिड हैलाइड से डायरेक्ट क्या बना देता है, एसिड हैलाइड से डायरेक्ट क्या बना देता है, ये अल्कोहल बना देता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो एसिड हैलाइड से डायरेक्ट अल्कोहल बनाने की टेंडेंसी ये रखता है। तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या आप NaBH4 ले लो, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लो, NaBH4 ले लो, वो भी यही काम करने वाला है, उसके पास भी यही 4 हाइड्राइड आयन है। चाहे आप एलेन्स ले लो, एलेन्स भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एलेन्स बस आपको वो यूज़ करना है जिसमें, देखो एलेन्स अगर आप लेते हो तो थोड़ा स्पेसिफिक कंडीशन आपको डालना पड़ेगा कि जो एलेन्स होते हैं भाई वो डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनाते, वो कार्बोनिल ही बनाते हैं, एल्डिहाइड ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने साथ लिखा ज़रूर है, लेकिन इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि एसिड हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए भी आप एलेन यूज करेंगे। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इक्विवेलेंट बढ़ाना पड़ेगा। एक इक्विवेलेंट कभी भी एसिड हैलाइड से आपको अल्कोहल नहीं दे पाएगा। एलेन के केस में एलेन का एक इक्विवेलेंट आपको सिर्फ एल्डिहाइड तक ही लेकर जाएगा, अल्कोहल तक नहीं लेकर जाएगा, समझ गए ना। ओके, तो एसिड हैलाइड से अल्कोहल मुझे बनाना है और रिड्यूसिंग एजेंट मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में लेना है, ठीक है। अब बस मैकेनिज्म तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे उसमें, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था मैंने, अप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं।
प्रोडक्ट आपको बनाना है, मैकेनिज्म आपको आती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरा ड्यूटी है कि मैं बताऊं, तो मैं बता रही हूँ। देखो एक तो मुझे बताना ही चाहिए। देखो क्या होगा, सबसे पहले जो एसिड हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमें बहुत ही अच्छे से पता है भाई, लिथियम तो क्या है, बहुत ही चालाक है, जहाँ इसको नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा वहाँ भागेगा। ये आ गया, यहाँ आ गया। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब इसका विड्रॉइंग पावर बढ़ गया है लिथियम के आने से। तो जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये यहाँ से हाइड्राइड आयन को ट्रांसफ़र कर देगा। कुछ ये कंडीशन आएगी, क्या देखेंगे, हमारे पास ये कंपाउंड आएगा क्या, BrCH2 CH2 CO ClH O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये चीज़ आएगी ना। अब देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था AlH4, उसने एक H को निकाल दिया तो वो AlH3 बन गया ना। AlH3 में एल्यूमिनियम के 3 ही बॉन्ड है, मतलब ये लुईस एसिड है। तो यहाँ से इस O- से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। लुईस एसिड वही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऑक्टेट पूरा नहीं था AlH3 का, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन से O- से इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसके साथ आके जुड़ गया। अब जुड़ते ही ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आते ही अब इसको ये लग रहा है कि भाई मैं तो न्यूट्रल नहीं हूँ। अब न्यूट्रल होने के लिए प्रयास करेगा, देखो कितना हिंदी है, कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, ठीक है। क्या होगा अब देखो, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव, ठीक है। एल्यूमिनियम पे नेगेटिव आने का मतलब हमें अच्छे से पता है क्या, कि इसको न्यूट्रल होना है, किसी एक बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ दिया, वापस तोड़ दिया उसी बॉन्ड को, क्या बन गया, BrCH2 CH2 CHO, ये बनेगा ना, बिल्कुल यही चीज़ बनने वाली है, ठीक है। बाहर क्या हो गया, AlH3, ये Cl, ये नेगेटिव और इसके साथ लिथियम। लिथियम तो रहेगा भाई, जहाँ जहाँ नेगेटिव है, यहाँ ज़्यादा माल दिख रहा था तो यहाँ आ गया, अब माल है नहीं तो वापस अपनी पुरानी जगह पे चला गया, ये चीज़ होगी। अब क्या होगा, इस एल्डिहाइड पर वापस से ये रिएक्शन कर सकता है ना, वापस से लिथियम को ऑक्सीजन दिख रहा है, देखो फिर से इसका मन बदल गया और ये आ गया इधर ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब इसका विड्रॉइंग पावर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो AlH3Cl है वो अपने एक हाइड्राइड को यहाँ से भगाएगा इस कार्बन पे, ये चीज़ होगी ना, ठीक है। अब क्या होगा, BrCH2 CH2 CHH O- पे मैं डायरेक्ट इस AlH2Cl को जोड़ रही हूँ, क्योंकि वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो लुईस एसिड बन जाएगा और वापस ऑक्सीजन पे जाके बाइंड होना है उसको, हो गया। एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, अरे रे रे रे, ये चीज़ होगी ना। अब वहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, जो मैं काम करने वाली थी वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, तो जिसकी En ज़्यादा हमें पता है वहाँ H आता है, तो ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ जाएगा H, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा, और एल्यूमिनियम के साथ OH जुड़ जाएगा, ये चीज़ बनेगी ना, बन गया अल्कोहल। तो बस LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो एसिड हैलाइड से भी अल्कोहल बना सकता है, एसिड से भी अल्कोहल बना सकता है, एस्टर से भी अल्कोहल बना सकता है। कितने काम की चीज़ है ना ये, है ना। अब देखो मैकेनिज्म तो हो ही गया, आता था वैसे आपको, मैंने तो ऐसे ही बताया है, आपको तो आता ही है भाई, कोई नई चीज़ थोड़ी बताइए बार बार, ये चीज़ कितनी बार आ गई रिडक्शन में, तो LiLH4 का बहुत जगह आ गया। आप लोग खुद भी बना सकते थे, बट सामने नहीं हो ना, क्या पता अभी भी कोई एक्सपर्ट हो जिसे नहीं आए, उसके लिए था ये।
LiLH4। हमें अच्छे से पता है भाई, एसिड हैलाइड से अल्कोहल बनाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। बस हम मैकेनिज्म क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट क्या बना देंगे, अल्कोहल बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास, ये क्या बना रही हूँ मैं, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, एसिड हैलाइड ही है, NaBH4 ले लो, कुछ नहीं होता भाई, इसके पास भी वही 4 हाइड्राइड आयन है, आराम से जैसे LiLH4 काम करता है वैसे ये करेगा। इससे कम क्रियाशील है तो इसकी रेट थोड़ी कम होगी, लेकिन 4 हाइड्राइड आयन तो है ना, तो कर सकता है अल्कोहल में रिडक्शन, कर देगा। दोनों की रेट में डिफरेंस हो सकता है रिएक्टिविटी कम ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों के पास ही 4 हाइड्राइड आयन है। समझ रहे हो ना, ये था किसका, एसिड हैलाइड का रिडक्शन। समझ गए होंगे ना, एसिड हैलाइड के रिडक्शन से भी हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेंगे। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि हम रिएजेंट क्या काम में ले रहे हैं। रोज़ेनमुंड रिडक्शन फेमस रिडक्शन है एसिड हैलाइड के लिए, जो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, एसिड हैलाइड से अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मैं रोज़ेनमुंड रिडक्शन करवा दूंगी, या फिर लिथियम ट्राइटर्शियल ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दूंगी, वो भी मुझे क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। लेकिन अगर मुझे बनाना है अल्कोहल बनाना है तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, या तो LiLH4 काम में लो या फिर NaBH4 काम में लो। ठीक है ना, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कंप्लीट। अब हमारे पास जो रिडक्शन बचा है वो किसका बचा है, एमाइड का बचा है। ठीक है, और बचा होगा एनहाइड्राइड का होगा छोटा सा। फिर इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजिनोलाइसिस, और आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो कितनी स्पीड से अपना सिलेबस हो रहा है, और वो भी पूरे ट्राई के साथ कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, हर एक चीज़ आपको मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है ना, तो आप भी प्लीज़ कोऑपरेट करो, सिलेबस हो रहा है आपको तो, आपकी तो मज़े ही है ना, टाइम से सिलेबस हो जाना चाहिए, जो कि हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, बस आपको पढ़ते चलना है। ऑक्सीडेशन हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको उसको भी डेली रिवीजन करना है। ठीक है ना, रिवीजन से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, डेली उसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा, कुछ नॉलेज में अभी है नहीं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए भाई, परसेंटेज से हमें क्या मतलब है, क्या हो जाएगा परसेंटेज अच्छी आने से, कौन सी हमें जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। हमें सीखना है, हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज अगर है ना तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर लेंगे। केमिस्ट्री तो कम से कम ऐसी कर लो कि केमिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन ना छूटे ना अपना, और पेपर तो करने होंगे तब कर लोगे आप प्रिपेयर, लेकिन केमिस्ट्री तो अभी टाइम है भाई। पूरा टाइम केमिस्ट्री को ही दिया जा रहा है ना, पीजी में पूरे के पूरे महीने आप केमिस्ट्री एक ही पेपर को दे रहे हो, फिर भी अगर वो पेपर अच्छा नहीं हो रहा है तो कमी आप में ही है। टाइम मिलने के बाद भी अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है तो कमी हमारे अंदर ही हुई ना। तो आपको क्या करना है, कम से कम ये जो 3-4 महीने अब आ रहे हैं ना, उनमें ऐसा पढ़ लो कि बस केमिस्ट्री तो मान लो पीजी का तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आए कि पीजी का तो कोई कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। समझ रहे हो ना, तो मेरे पेपर में तो ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहूँगी आप लोगों के अंदर, जो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर दिखाएंगे। मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग आप भी मेहनत करोगे ना। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करते हुए पढ़ना, और कुछ नहीं आए तो मैं हूँ बताने के लिए, आप लोग पूछेंगे। ठीक है ना, आपका जो आज का लेक्चर है हम यहीं तक रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनहाइड्राइड का और एमाइड का रिडक्शन, फिर हाइड्रोजिनोलाइसिस, और हमारा यूनिट कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं कल।